धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हम जुड़े हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसकी जानकारी ना होने के कारण हम एक छोटे से अपराध को एक बहुत बड़ा अपराध समझ लेते हैं और जो है बड़े अपराध को एक बिल्कुल छोटा सा अपराध समझते हैं। ठीक है जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बलवा और दंगा की। जब कभी एक संप्रदाय के कुछ लोग दूसरे संप्रदाय के कुछ लोगों के साथ हिंसा का प्रयोग करते हैं तो आमतौर पर आपने देखा है कि लोग कहते हैं कि दंगा हो गया है। लोग कहते हैं कि दंगा हो गया है, जबकि वो दंगा ना हो करके क्या होता है, बलवा होता है। और दंगा क्या होता है सर? तो दंगा जो है, दंगा के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है एफरे। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है दंगे के लिए राइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि राइट जो है वो बलवा होता है। बलवा का मतलब होता है जब किसी एक संप्रदाय के लोग, एक समुदाय के लोग, एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटी के साथ क्या करते हैं, वो जो है हिंसा का प्रयोग करते हैं, उनके बीच हिंसा हो जाती है तो उसे बलवा कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में राइट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दंगे की बात करें तो दंगा जो है वो उसको बोलते हैं एफरे। मतलब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में लड़ करके जब क्या करते हैं, वो जो है लोक शांति में बाधा पहुंचाते हैं तो उसे कहा जाता है क्या, दंगा। और सजा में आप सुनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो ऐसी ही बात को हम लोग पूरे डिटेल के साथ आज इस लेक्चर को करने वाले हैं, जिसमें आप जानेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, बलवा क्या होता है, राइट क्या होता है, दंगा क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सेशन के लास्ट तक और हम जानेंगे इन सभी बातों को। चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, जो है राम राम सभी भाइयों को। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। शुरुआत करते हैं। कहानी की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले होती है एक शब्द से जिसको बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव, यानी कि अनलॉफुल असेंबली। तो सर समझते हैं कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो बीएनएस है, बीएनएस 2023 में अगर आप देखेंगे तो अध्याय 11 के अंतर्गत आपको जो है धारा 189 से लेकर के और 197 के बीच में आपको जो अपराध मिलते हैं उन्हें कहा जाता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। क्या बोला जाता है उनको? लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध बोला जाता है। उनको जो है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध बोला जाता है, यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। ये एक अध्याय है हमारी बीएनएस 2023 का, जिसमें बात की जाती है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध की। मतलब ऐसे अपराध जो क्या करते हैं, पब्लिक पीस को ब्रीच करते हैं, लोक शांति में बाधा डालते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अगर हम बात करें आईपीसी की, तो हमारी जो आईपीसी है, आईपीसी के अगर आप देखेंगे तो अध्याय 8 में, आईपीसी के अध्याय 8 में धारा 141 से लेकर के और 153 बी के बीच में आपको ये प्रावधान पहले मिला करते थे, जिसे हमने बीएनएस में जो है 189 से लेकर के और जो है 197 तक मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कौन कौन से प्रावधान हैं इनकी हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको एक शब्द का मतलब समझना पड़ेगा, जो कि क्या है, विधि विरुद्ध जमाव। एक शब्द का हम मतलब जानेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। सबसे पहले एक शब्द का हम मतलब जानेंगे कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है सर। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। ठीक है, और विधि विरुद्ध जमाव की अगर हम लोग बात करें तो ये जो विधि विरुद्ध जमाव है, ये जो है आपकी आईपीसी की धारा 141 में हुआ करता था, जो कि अब अगर आप देखेंगे, अब जो है, अब ये बीएनएस की धारा 189 में बताया गया है।
पहले जो है ये आईपीसी की धारा 141 में हुआ करता था, और अब जो है दोस्तों ये जो बीएनएस की धारा 189 है उसमें इस शब्द को बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होगा। क्या होता है विधि विरुद्ध जमाव, आइए समझते हैं। जब कभी 5 या उससे अधिक लोग किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में, किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ किसी अपराध को करने का उनके मन में कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव हो, तो ऐसे जमाव को हम विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, एक होटल पर दोस्तों बैठे हुए हैं, उनके बीच में बात चल रही है कि सामने वाला जो प्लॉट है इसके ऊपर में हम कब्जा करेंगे, इस बात की योजना वो 4 लोग मिलकर के बैठ करके बना रहे हैं। तो क्या ये अभी विधि विरुद्ध जमाव है? जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, क्या ये अभी विधि विरुद्ध जमाव है? नहीं, अभी ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं है, क्योंकि लोगों की संख्या 4 है। जैसे ही इसमें एक और दोस्त आकर के मिल गया और लोग हो गए कितने, 5, और अब इन्होंने ये कॉमन इंटेंशन जो इनका सामान्य आशय है उस प्लॉट पर कब्जा करने का, इस आशय के साथ ये योजना बनाना शुरू करते हैं कि हम जो है इस प्लॉट पर क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। उसके लिए जो है आयुध वगैरह इकट्ठा करने की बातें करते हैं, ये सारी बातें जो है ये कर रहे हैं। तो अब इस जमाव को क्या कहा जाएगा दोस्तों, विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो अनलॉफुल असेंबली है, इसका जो एसेंशियल एलिमेंट होता है, इसका जो आवश्यक तत्व है वो ये है कि पहली चीज कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 5 या उससे जो है अधिक व्यक्ति दोस्तों होने चाहिए, 5 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या कहा कि उनका किसी कार्य को करने का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, उनका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो पहले से उनका कॉमन इंटेंशन हो। कभी कभी होता है कि मौके पर लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं पर मान लो कि कोई जो है झगड़ा हो गया, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, 10 लोग इकट्ठे हो गए, अभी उनके बीच में वो जो है जिसने एक्सीडेंट किया था वो जो है दूसरे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर ही क्या कर रहा है, चढ़ता चला जा रहा है, उसको मार पीट रहा है। अब ये 10 लोग जो इस चीज को देख रहे थे, इनके बीच में पहले का कोई प्री प्लान्ड जो है एक्शन नहीं था, इनके बीच में कोई भी कॉमन इंटेंशन नहीं था, लेकिन अचानक जो है देखते देखते इनके बीच में एक कॉमन आशय बन जाता है कि ये आदमी पीड़ित को गलत सता रहा है, चलो इसको मारते हैं। अब जो है एक आदमी उसमें से हाथ छोड़ता है और बाकी के लोग भी शुरू हो जाते हैं। तो विधि विरुद्ध जमाव में कॉमन इंटेंशन जरूरी नहीं है कि वो पहले से प्री प्लान किया गया हो, वो मौके पर भी, विधि विरुद्ध जमाव में मौके पर भी आशय की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 2 एसेंशियल एलिमेंट हैं अनलॉफुल असेंबली के, कि 5 या उससे अधिक दोस्तों जो है तो लोग होने चाहिए, और उनके बीच में क्या होनी चाहिए, उनके बीच में जो है किसी अपराध को करने की क्या होना चाहिए, सामान्य आशय होना चाहिए। अच्छा, अब मैंने कहा कि कौन सा कार्य करने के लिए वो जो है इकट्ठे हुए हो, ये भी तो बात है कि वो कार्य जो है वो कैसा होना चाहिए, विधि विरुद्ध होना चाहिए। अब पता चला 10 लोग जो है मंदिर में आरती करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आपने उन्हें पकड़ लिया, बोले साहब इनको जेल में डाल दो। बोले क्यों? बोले ये 10 जो है इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था और ये विधि विरुद्ध जमाव हो गया। तो ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। विधि विरुद्ध जमाव कब माना जाएगा? तो इन्होंने ये भी बताया, धारा 189 में इन्होंने इस चीज को भी मेंशन किया। इन्होंने कहा कि विधि विरुद्ध जमाव कब माना जाएगा, जब भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या दोस्तों राज्य सरकार जो है इनके विरुद्ध कार्य किया जाए, भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि किसी विधि के निष्पादन को रोकने के लिए, किसी विधि के निष्पादन को रोकने के लिए दोस्तों साथ के साथ नोट करते रहिएगा। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि साथ के साथ इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है। एक नोट्स आपका बन करके तैयार होगा, एक संकलित नोट्स बन के तैयार होगा जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद, उपयोगी साबित हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा इन्होंने कहा कि किसी विधि के निष्पादन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अगर दोनों जो है उनके बीच आपसी सहमति बनती है तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। जैसे मान लीजिए
लीजिए कि सरकार ने कोई कानून बनाया कि सड़कों के किनारे जो अतिक्रमण होता है उसको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। अब ऐसा करने के लिए पुलिस वाले जो है या जो भी अधिकारी हैं वो बुलडोजर लेकर के आते हैं, लेकिन दुकान वाले 20 लोग क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं कि साहब ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारी रोजी रोटी तो यही है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर रहे हैं, उस विधि को लागू होने से रोक रहे हैं। वो जो है उस विधि के निष्पादन का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो वो विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। इसी तरीके से अगर संपत्ति पर कब्जा करने के लिए दोस्तों जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। इसी तरीके से अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, रिष्ट करने के लिए, यानी कि मिसचीफ रिष्ट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, या किसी मकान या दुकान में क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो आग लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अगर कोई सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है और उसको रोकने के लिए, किसी को उसके वंचित करने के लिए क्या कर रहे हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी एक पार्टिकुलर हिस्से में दोस्तों जो है एक कुआं है, वहां से लोग पानी पीने का पानी भरते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित हैं। अब वहां के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये लोग यहां से पानी ना भरे। ऐसा करने के लिए वो 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कुएं के पास लाठी अंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध माना जाएगा। मतलब कि सार्वजनिक उपयोग की वस्तु से, सार्वजनिक दोस्तों उपयोग की वस्तु से, सारी चीजें लिखता जा रहा हूं, नोट जरूर करते रहिएगा बच्चों साथ के साथ में। सार्वजनिक उपयोग की वस्तु के प्रयोग से वंचित करने के लिए अगर आप क्या कर रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, तो दोस्तों उसे क्या माना जाएगा, विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। तो जो आपने थंबनेल में देखा, सबसे पहला टर्म मैंने आपको क्लियर कर दिया कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होगा, यानी कि अनलॉफुल असेंबली क्या होगी। तो आप सीधा सा कहोगे सर 5 या उससे अधिक लोग होने चाहिए, उनका जो है एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। किस कार्य को करने के लिए, तो भारत सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध कार्य करने के लिए, किसी विधि के निष्पादन को रोकने के लिए, किसी को सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं के प्रयोग करने से वंचित करने के लिए, आग लगाने के लिए, संपत्ति पर कब्जा करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, रिष्ट करने के लिए, उनके मन में जो है कोई ना कोई सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। तो वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो जो है विधि विरुद्ध जमाव बन जाएगा, अनलॉफुल असेंबली बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि विधि विरुद्ध जमाव जो है वो होता क्या है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव में जो आपकी बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, उसमें दंड के क्या प्रावधान हैं, आइए समझते हैं कि दंड के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आप देखेंगे इधर कि जो हम लोगों ने धारा 189 पढ़ी, धारा 189 जो आपकी बीएनएस की है, जो कि मैंने आपसे कहा कि आईपीसी की ये कौन सी धारा हुआ करती थी, धारा 141 हुआ करती थी। तो यहाँ पर धारा 189 के पहले खंड में आपने क्या सीखा, आपने सीखा दोस्तों कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। इसी के दूसरे, तीसरे, चौथे खंड में आप अगर देखेंगे तो इसी के दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें खंड में दोस्तों जो है इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, और क्या पनिशमेंट दी जाएगी, किस कंडीशन में, इस बात को भी हम लोग साथ के साथ दोस्तों जो है तो समझ लेते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, पहले मैं बता दिया विधि विरुद्ध जमाव क्या होगा। इसके दूसरे खंड में क्या कहा कि यदि कोई सदस्य बनता है, यदि कोई भी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनता है, उसमें शामिल होता है विधि विरुद्ध जमाव में, तो उसके लिए दोस्तों क्या बताया कि उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी, तो उसको 6 माह तक का कारावास, 6 माह तक का दोस्तों क्या दिया जाएगा, कारावास दिया जाएगा, और साथ ही दोस्तों जुर्माना भी लगाया जा सकता है,
तीसरे खंड में इन्होंने क्या कहा, तीसरे खंड में कहा कि अगर विधि विरुद्ध जमाव को बिखरने का आदेश दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि कोई लोक सेवक वहां पर आता है, 20 लोग इकट्ठे हैं, कोई पब्लिक ऑफिसर वहां पर आता है और वो इस आदेश को जारी करता है कि भैया आप लोग जो है यहां से हट जाओ, बिखरने का आदेश दे देता है, और उसके बाद भी आप जो है वहां पर विधि विरुद्ध जमाव कर देते हो, लगे रहते हो अपने काम में, आप पीछे नहीं हटते हो, तो बिखरने का, ध्यान रखिएगा, बिखरने का आदेश होने के बावजूद, बिखरने का आदेश होने के बावजूद दोस्तों जो है आप जो है वहां पर इकट्ठे रहते हो, तो ऐसी स्थिति में जो आपका पनिशमेंट है, दंड क्या दिया जाएगा आपको, तो आपको दोस्तों 2 वर्ष तक कारावास, 2 वर्ष तक का आपको जो है कारावास दिया जा सकता है, और साथ ही आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, साथ ही आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी तरीके से चौथा खंड इसका दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर आप घातक आयुध से, अगर आप घातक आयुध से दोस्तों सुसज्जित होकर के, मतलब आप जो है कोई डेडली वेपन लेकर के आप जो है विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होते हैं दोस्तों, मतलब कि आप साथ में जो है, आप साथ में तलवार लेकर चले गए, आप चाकू लेकर के चले गए, आप जो है पिस्टल लेकर के चले गए, रिवॉल्वर लेकर के चले गए, या उत्तर प्रदेश में तमंचा लेकर के चले गए, तो ऐसी स्थिति में जो है घातक आयुध से सुसज्जित होकर आप जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बने हैं, और ऐसी स्थिति में आपको जो दंड दिया जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट क्या दी जाएगी, 2 वर्ष तक का आपको दोस्तों कारावास दिया जाएगा, और साथ ही आपको जो है जुर्माना लगाया जाएगा। आपको से मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आप नहीं, मतलब अपने दिल पे मत लेना कि सर बार बार हम ही को सजा दे रहे हैं कि आपको 2 वर्ष की सजा मिलेगी, आपको 3 वर्ष की सजा मिलेगी, आपको 6 महीने की सजा मिलेगी, हमको क्यों सजा मिलेगी, आपको नहीं, मतलब समझाने की दृष्टि से मैं बोलता हूं बार बार कि आपको इसको अपने दिल पर मत लेना, ठीक है। अगले खंड में दोस्तों देखो, अगले खंड में अगर आप बात करें तो 5वें खंड में इसने क्या कहा कि अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति, 5 या उससे अधिक व्यक्ति, 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहां पर बिखरने का आदेश दिया गया है, बिखरने का आदेश दिया गया, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बिखरने का आदेश दिया गया है, और वहां पर लोक शांति में विघ्न संभाव्य है। मतलब ऐसा है कि अगर ये माना जा रहा है कि वहां पर अगर आप इकट्ठे हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पब्लिक पीस ब्रीच हो सकता है, लोक शांति में बाधा पहुंच सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है, आपको 6 माह तक का कारावास, 6 माह तक दोस्तों कारावास, और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करिए, चीज़ों को समझिए कि अभी मैंने जब 6 महीने की सज़ा बताई थी तो वो विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने के लिए बताई थी। विधि विरुद्ध जमाव जो है उसमें लोगों का कॉमन इंटेंशन था किसी विधि विरुद्ध कार्य को करने का। दोस्तों डिफरेंशिएट करिएगा, विधि विरुद्ध कार्य करने का इंटेंशन जो था, उनके पास एक कॉमन इंटेंशन था उस कार्य को करने का, तब जो है उसे 6 माह की सजा दी जाती थी। लेकिन बिखरने के आदेश होने के बावजूद अगर वो रुके रहते थे तो 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि 5 या उससे अधिक व्यक्ति हैं और बिखरने का आदेश भी है दोस्तों, लेकिन तब भी इनको 6 माह की सजा ही दी जा रही है। रीजन क्या है, कारण क्या है सर? तो कारण ये है कि इनके बीच में कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, इनके बीच में कोई सामान्य आशय नहीं है, और ये विधि विरुद्ध जमाव नहीं है। अभी ये विधि विरुद्ध जमाव का पार्ट नहीं बने हैं। ये एक सामान्य बात बताई गई है कि 5 या उससे अधिक लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं अगर, और उस एरिया में बिखरने का आदेश दिया गया है, तब जो है 6 माह तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी क्षेत्र में बच्चों जो है सीआरपीसी की धारा 144 लागू होती थी, हमारी जो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 जब लागू हुआ करती थी दोस्तों, तो वहां पर आप देखो बोर्ड लगा देते थे, वहां पर बोर्ड लगा दिए जाते थे कि वहां पर लिख दिया जाता था कि आपको सूचित किया जाता है कि कृपया तितर बितर हो जाएं,
क्योंकि इस क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है, अतः आपके विरुद्ध दंडनीय कार्यवाही की जा सकती है। तो वो पहले ही आपको क्या कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि भैया यहां पर आप लोग इकट्ठे मत हो, ये क्षेत्र सेंसिटिव है, यहां पर धारा 144 लगी हुई है, अगर आप इकट्ठे होते हैं तो उससे लोक शांति में बाधा पहुंचने की संभावना है। अतः आप अगर ऐसा तब भी करते हो, तब भी आप ऐसा कार्य करते हो तो 6 माह तक का आपको कारावास दिया जाएगा दोस्तों, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को? तो मैंने अभी जो है आपको धारा 189 समझाई जो है बीएनएस की, जो कि आपकी धारा 141 हुआ करती थी, किसमें, आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में। और इसमें हम लोगों ने दोस्तों बात करी किसके बारे में, विधि विरुद्ध जमाव के बारे में, यानी कि अनलॉफुल असेंबली के बारे में हम लोगों ने बात करी। ये सबसे बड़ी चीज थी जो हमको समझनी थी इस पूरे टॉपिक के दौरान, क्योंकि विधि विरुद्ध जमाव जो है यही जाकर के क्या करता है, बलवा का रूप ले लेता है। जब यही जाकर के क्या करता है, बलवा का रूप दोस्तों ले लेता है। तो अब चलिए आगे समझते हैं कि बलवा क्या होता है, यानी कि राइट क्या होता है। बलवा क्या होता है, राइट क्या होता है, उसको समझते हैं। नोट जरूर करते रहिएगा, सारी की सारी बातें एक जगह संकलित रूप में आपको मैं दे रहा हूं। आपने देखा भी होगा पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने चर्चा करी थी, तो हम लोगों ने अपहरण और अपहरण के बारे में बात करी थी, हम लोगों ने चोरी, लूट, डकैती, छिनैती के बारे में जो है बात करी थी, हम लोगों ने आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर की बात करी थी। तो इन सारे टॉपिक्स पे मैंने पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा चैप्टर यानी कि अध्याय आपको समझाया है, जिससे कि आप संकलित नोट्स बना सकें, चीजों को अच्छे तरीके से याद कर सके क्रमबद्ध तरीके से। तो नोट जरूर आप करते रहिएगा। चलिए, जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग यूपी उत्कर्ष के चैनल पर जाइए। यूपी उत्कर्ष के चैनल पर आपको मेरे और वीडियोस मिल जाएंगे पिछले, जिनको आपको देखना है और चीज़ों को समझना है और अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपकी सफलता को सुनिश्चित होने से कोई रोक ना सके दोस्तों। चलिए चलते हैं, बलवे के बारे में समझते हैं कि बलवा का अपराध क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करें तो आपको जो है अगली धारा जो मिलेगी, पहले एक धारा की चर्चा हम लोग कर लेते हैं, जो कि आईपीसी की कौन सी धारा है, 149 है। ठीक है, सॉरी, आपको अगर हम देखें तो आईपीसी की धारा कौन सी है, 149 है, जो कि दोस्तों आपकी क्या बन चुकी है, बीएनएस की धारा 190 बन चुकी है, जो कि बीएनएस की दोस्तों धारा 190 बन चुकी है। और इसमें एक स्पेशल चीज बताई गई है जो कि आपकी विधि विरुद्ध जमाव से संबंधित है। पहले उसको दोस्तों समझ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे कहां पर, बलवा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या कहता है, ये जो है 190 ये कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य दोस्तों जो है वो क्या होगा, दोषी होगा। विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य जो है उसी प्रकार से दोषी माना जाएगा जैसे वो अपराध उसने स्वयं किया हो। मतलब ये एक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसको बोला जाता है सामूहिक दायित्व का सिद्धांत। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सामूहिक दायित्व का सिद्धांत। सामूहिक दायित्व का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी, थ्योरी ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी की दोस्तों बात की जा रही है। यानी कि आप जो है सामूहिक दायित्व का सिद्धांत, कि अगर मान लीजिए कहीं पर 10 लोग किसी मामले में इकट्ठे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, 10 लोग किसी काम को करने के लिए उनके बीच में एक सामान्य आशय है, वो इकट्ठे हुए हैं। जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया कि सड़क से क्या किया जाए दोस्तों, अतिक्रमण हटा दिया जाए, और 20 दुकानदार जो है वो क्या किए, इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि नहीं साहब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब तक जो है अधिकारियों ने आदेश दिया, बुलडोजर वाला जो है आगे की तरफ बुलडोजर बढ़ाने लग गया। और ऐसी स्थिति में आप 20 में से किसी एक ने क्या किया, पत्थर उठाया और बुलडोजर वाले के सिर में दे मारा और बोला क्या, बोला ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब ड्राइवर ही नहीं होगा तो गाड़ी कौन चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में मारा भले ही एक ने हो, मारा भले ही दोस्तों एक ने हो, ध्यान से समझिएगा, मारा भले ही एक ने हो, लेकिन जितने लोग वहां पर खड़े हुए थे जो विधि विरुद्ध जो जमाव के सदस्य थे, वो सारे के सारे उसमें क्या माने जाएंगे, दोस्तों दोषी माने जाएंगे। बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर में मैं अगर बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर में जो है एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक केस डिस्कस कर देता हूं जिसका नाम है क्या, केसी मैथ्यू। क्या नाम है, केसी मैथ्यू का केस है भाई साहब, केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ
केरला का दोस्तों ये केस है, त्रावणकोर का ये केस है, ठीक है। 1955 का ये केस है बच्चों, 1955 का ये जो है केस है। और इस केस में क्या हुआ था कि जो है विधि विरुद्ध जमाओं को जो है बिखरने का आदेश दिया गया था। बलवा से संबंधित ये केस था। एक जगह पर बलवा हो रहा था और बलवे को दबाने के लिए जो है पब्लिक ऑफिसर आता है, ठीक है, और वहां पर जो है जब कार्यवाही करता है तो ऐसे में ये विधि विरुद्ध जमाओं के जितने लोग सदस्य होते हैं, बलवा में जितने लोग शामिल होते हैं, ये उसके ऊपर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। क्लियर है। और ऐसे में 2 पुलिस वालों की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आप मेरी बात का यकीन मानिए कि उस केस में 31 लोगों के ऊपर क्या किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। कितने लोगों के ऊपर दोस्तों, 31 लोगों के ऊपर। मतलब ये हुआ कि अभी जो हम बात कर रहे हैं सामूहिक दायित्व के सिद्धांत की, तो करेगा कोई एक लेकिन भरेंगे सब, ठीक है। जितने वहां मौजूद होंगे उन सभी को उसका क्या माना जाएगा दोस्तों, दोषी माना जाएगा। तो उसे बोला जाता है सामूहिक दायित्व का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी। तो 190 और 189 2 सेक्शन हम लोगों ने बीएनएस के क्या किया, क्लियर कर लिए। अब चलते हैं किसके पास, तो अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग किसके बारे में। अब हम बात करेंगे आपकी जो बीएनएस की आपकी जो धारा 191 है दोस्तों, बीएनएस की धारा 191 जो है, ये जो है पहले अगर बात करें हम तो आपकी ये आईपीसी की जो है धारा 146 हुआ करती थी, धारा 146 हुआ करती थी। और इसमें जो है राइटिंग के अपराध को बताया गया है, यानी कि बलवा का अपराध बताया गया है। इसमें जो है राइटिंग के अपराध को बताया गया है, बलवा के अपराध को दोस्तों जो है इसमें बताया गया है। अब आपके मन में आएगा कि सर बलवा क्या होता है, तो इसी बात को लेकर के आपका आज पूरा सेशन था कि बलवा और दंगा में क्या फ़र्क होता है, विधि विरुद्ध जमाओ, बलवा और दंगे में क्या फ़र्क होता है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि विधि विरुद्ध जमाओ क्या था कि जब लोग इकट्ठे हो जाते थे, उनका एक सामान्य उद्देश्य था, तो उसे विधि विरुद्ध जमाओ माना जाता था। अभी तक उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं किया, अभी तक उन्होंने जो है दोस्तों हिंसा का प्रयोग नहीं किया, क्लियर है। लेकिन अगर वो हिंसा का प्रयोग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसे जो है क्या माना जाता है, बलवा माना जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर विधि विरुद्ध जमाओ जो है जब हिंसा का प्रयोग करता है, जब हिंसा का प्रयोग करता है, बल या हिंसा का क्या करता है दोस्तों, प्रयोग करता है, तब जो है उसे क्या माना जाता है, उसे बलवा माना जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक समुदाय के लोग इकट्ठे हुए, दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठे हुए, आपस में क्या किए, एक दूसरे के साथ लड़ गए, मारपीट कर ली, ठीक है, एक दूसरे के लिए तलवारें खींच ली। तो ऐसी दोस्तों में उन्होंने क्या किया, बल का प्रयोग कर लिया, हिंसा का प्रयोग दोस्तों कर लिया। तो तब वो जो है तब्दील हो जाएगा, किसमें, राइट में तब्दील हो जाएगी, बलवा में तब्दील हो जाएगा। क्लियर है। और बलवा के लिए अगर दोस्तों हम लोग दंड की बात करें, ठीक है, बलवा के लिए अगर हम लोग दंड की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। बलवा के लिए अगर दंड की बात करें तो बलवा के लिए आपको 2 वर्ष तक का कारावास, 2 वर्ष तक दोस्तों जो है कारावास, ठीक है, और जुर्माना लगाया जा सकता है। यही बलवा जब दोस्तों आप घातक आयुध से सुसज्जित होकर करो, मतलब जब आप हिंसा कर रहे हो और आपके पास डेडली वेपन्स भी हैं, यानी कि घातक आयुध से सुसज्जित होकर के आप क्या कर रहे हो, बलवा कर रहे हो, तब ऐसी स्थिति में जो है 5 वर्ष तक की सजा, 5 वर्ष तक का कारावास और जो है जुर्माना लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बलवा बोलेंगे, यानी कि उसे जो है हम लोग क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। अभी मैंने आपको इसी से रिलेटेड जो है ज्वाइंट लायबिलिटी की थ्योरी के साथ में एक केस भी आपके साथ डिस्कस किया, जो कि किसका केस था दोस्तों, केसी मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था 1955 का। 1955 में इसका जजमेंट दिया गया। और यहाँ पर क्या हुआ था कि कई सारे लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने हिंसा का प्रयोग किया, जिसमें
में 2 पुलिस वालों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसमें 31 लोगों को क्या किया गया था, एक्यूज किया गया था। तो बलवा का अपराध क्या होता है दोस्तों, विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। मुझे उम्मीद है यहां तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी कि जब कोई विधि विरुद्ध जमाव हिंसा का प्रयोग करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बलवा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे शब्द की ओर, जो कि आपका कौन है, दंगा, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं एफ्रे। क्या बोलते हैं, एफ्रे, यानी कि दंगा, जिसे मैंने आपसे कहा था कि सामान्य तौर पर लोग क्या समझ लेते हैं, बलवा को लोग जो है दंगा समझ लेते हैं और दंगा को लोग जो है वो बलवा समझ लेते हैं। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, नोट जरूर करते रहिएगा साथ के साथ में। अब अगर हम लोग बात करें तो अगली धारा जो दोस्तों आपको मिलेगी बीएनएस की, अगर हम बात करें तो बीएनएस की एक धारा आपको मिलेगी 194, जो कि आपकी आईपीसी की कौन सी धारा है, तो आईपीसी की दोस्तों धारा है 159। आईपीसी की धारा 159 है, बीएनएस की दोस्तों धारा 194 है, जिसमें जो है दंगा को परिभाषित किया गया है। दंगा यानी कि एफ्रे को बताया गया है। जैसे आमतौर पर लोग दंगा के लिए जो है वो क्या करते हैं, वो राइट शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि अभी आपने सीखा कि राइट बच्चों किसे बोलते थे, बलवा को बोला जाता था। ठीक है, बलवा को जो है राइट बोला जाता था। दंगा जो है एफ्रे क्या होता है, तो इसको भी दोस्तों समझ लेते हैं। और आपको मैं वादा करता हूं कि दंगे की परिभाषा देख करके आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि दंगा एक बहुत छोटा सा अपराध है, एक माइनर सा अपराध है। और जैसे आप किसी के मुंह से सुनते हैं कि भैया वहां दंगा हो गया, तो आप अपने दिमाग में एक जो है इमेज पोर्ट्रे करते हो कि कम से कम 10-20 लोग तो निपटाई दिए गए होंगे, हाँ या ना। तो चलिए दंगे की परिभाषा को समझते हैं। तो दंगे की परिभाषा क्या है दोस्तों, कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लड़कर लोक शांति में बाधा पहुंचाते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है, दंगा कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में लड़कर के दोस्तों लोक शांति में बाधा पहुंचाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, दंगा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप कभी मूवी देखने के लिए गए और जब तक मूवी स्टार्ट होने वाली थी तब तक आप बाहर होटल में बैठे हुए हैं, बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, और वहाँ पर आप आपने सोचा चलो जो है तब तक कुछ खा पी लेते हैं। अब आप खा पी रहे थे, तब तक आपने देखा कि 2-3 लोग जो है वो आपस में लड़ने लग गए वहाँ पर। ठीक है, किसी बात को लेकर के उनके बीच झगड़ा हो गया और उसकी वजह से वहाँ पूरी व्यवस्था जो है वो कैसी हो गई, चरमरा गई, लोग धक्का मुक्की होने लगे, लोग हट गए, खाना खा रहे थे वो उठ गए। तो इसका मतलब जो पब्लिक पीस था वहाँ पर क्या हुआ, ब्रीच हो गया दोस्तों। तो वहाँ पर क्या हुआ है, दंगे का अपराध दोस्तों हुआ है। और इसके लिए अगर आप दंड की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए जो बच्चों दंड बताया गया है, तो दंड क्या बताया गया है कि 1 माह तक का दोस्तों क्या दिया जा सकता है, कारावास दिया जा सकता है। 1 माह तक का कारावास दोस्तों दिया जा सकता है। और 1000 रुपए क्या किया जा सकता है, 1000 रुपए दोस्तों उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। 1000 रुपए जो है वो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। बात समझ में आई। 3 शब्द हमारे पास थे। एक था हमारे पास कौन सा, विधि विरुद्ध जमाव, दूसरा शब्द था कौन सा सर, बलवा, और तीसरा था कौन सा, दंगा यानी कि एफ्रे। और मुझे लगता है कि अब आप इन तीनों ही शब्दों में अंतर समझ पाने में समर्थ हो गए होंगे कि इन तीनों अपराध क्या होते हैं और इनके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है। जब हम इस अध्याय को पढ़ ही रहे हैं, जब हम अध्याय 11 को पढ़ ही रहे हैं बीएनएस के, तो इसके साथ साथ कुछ इसके 1-2 प्रावधानों को और जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि 189 से लेकर के 197 के बीच में जो है आपको जो है कुछ जो है प्रावधान मिलते हैं जो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध को दोस्तों जो है तो बताते हैं। तो वही बात मैंने आपसे कही कि अभी तक मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बताए कौन कौन से, तो 189 बताया जिसमें विधि विरुद्ध जमाव था, 190 में सामुदायिक दायित्व का
का सिद्धांत समझाया आपको, 191 में बलवा का अपराध बताया, 194 में दोस्तों जो है आपको मैंने दंगा को परिभाषित किया है। ठीक है, अब इसके बाद 2 धाराएं मैं आपको और बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आपके लिए क्या हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकती हैं और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी 2 धाराएं हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रहिएगा और मेरे साथ इस कारवा को आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए देखते हैं अगली धारा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो अगली धारा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है कौन सी, 195 बीएनएस की धारा 195 दोस्तों, जो कि पहले आईपीसी की दोस्तों धारा 152 हुआ करती थी। अब ये क्या चीज को बता रही है समझना ध्यान से। ये बात करती है कि लोक सेवक, ये क्या कहती है, लोक सेवक जब बलवा आदि को दबाने का प्रयास कर रहा हो, दबाने का प्रयास कर रहा हो, लोक सेवक जब बलवा आदि को दबाने का प्रयास कर रहा हो, तब उस पर हमला या बाधा उत्पन्न करना। क्या कहा दोस्तों कि जब कोई लोक सेवक, जब कोई पब्लिक सर्वेंट, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर जो है बलवा गठित हुआ है, जहां पर कई लोग विधि विरुद्ध जमाव जो है इकट्ठा हुआ है और उनका उद्देश्य है सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, अपने कॉमन इंटेंशन को पूरा करने के लिए वो हिंसा का प्रयोग करेंगे, ऐसी सूचना मिली है। और कोई लोक सेवक उस बलवा को दबाने के लिए क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और अगर इस दौरान उसके ऊपर हमला कर दिया जाता है या उसके कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है, उसको रोका जा रहा है अपने कर्तव्यों के निर्वहन से, तो उसको इन्होंने क्या किया है दोस्तों, अपराध बनाया हुआ है। 195 में उसको अपराध बनाया हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 195 में 2 खंड वास्तविक रूप में आपको मिलेंगे। 195 में 2 खंड आपको मिलेंगे। पहला खंड दोस्तों क्या कहता है कि अगर जो है, अगर आप लोक सेवक जब बलवा आदि को दबाने का प्रयास कर रहा है तब उस पर आप हमला करते हो या उस पर, उसके कार्य में बाधा पहुंचाते हो दोस्तों, तब जो है, तब उसके लिए दंड बताया गया है कि आपको क्या किया जाएगा, आपको जो है 3 वर्ष तक की सजा, 3 वर्ष तक आपको दोस्तों क्या दिया जा सकता है, कारावास दिया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही आपके ऊपर 25,000 रुपए तक का जो दोस्तों क्या है जुर्माना लगाया जा सकता है। 25,000 रुपए तक का आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो 3 वर्ष तक का दोस्तों जो है तो कारावास दिया जा सकता है और 25,000 रुपए जो है तो क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। कब, जब आप किसी लोक सेवक को जो कि बलवे को दबाने का प्रयास कर रहा है उसके कार्य में बाधा पहुंचाते हो या फिर उसके ऊपर क्या करते हो, हमला कर देते हो। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करा, मान लो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ उसको धमकी दे रहे हैं, ए बाबूजी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कट के घर जाओगे टुकड़ों में, बोरा में पैक करके भेजेंगे तुमको, है ना। तो ऐसी अगर उसको धमकी दे रहे हो, अगर उसके साथ ऐसी हिंसा कर नहीं रहे हो, उसको क्या कर रहे हो, धमकी दे रहे हो, तो धमकी देना भी क्या है, अपराध है। और धमकी दे रहे हो अगर, तो उसके लिए दंड बताया गया क्या, कि आपको जो है उसके लिए बताया गया कि आपको दंड क्या दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको 1 वर्ष तक का कारावास, कितना, 1 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, और साथ ही आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। 1 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और आपको क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट धारा थी, कौन सी धारा, 195। क्लियर है। अच्छा, अब एक आखिरी धारा पर बच्चों हम लोग और चर्चा करने जा रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लास्ट धारा जो है, उसकी जो धारा हम लोगों ने कहा लास्ट धारा है बीएनएस की। अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो बीएनएस की कौन सी धारा है, तो बीएनएस की धारा है 197, जो कि आईपीसी की अगर हम लोग बात करें तो आईपीसी की धारा 153 बी है दोस्तों।
153 बी है। और इसमें क्या क्या बताया गया है आप देखो, जब मैंने इस लेक्चर की दोस्तों शुरुआत करी थी, तो आपको इस लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था, इसकी शुरुआत जब मैंने की थी तो मैंने आपसे कहा था कि अध्याय 11 में 189 से लेके दोस्तों 197 के बीच में जो है बीएनएस में क्या दिए गए हैं, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि आईपीसी की धारा 141 से 153 बी के बीच में इसको क्या किया गया दोस्तों, मेंशन किया गया है। और अभी आप देख रहे हैं, जब हम लोगों ने पढ़ाई करी तो आपने देखा कि आखिरी में जो है हमारे पास कौन सी धारा आई। शुरुआत करी थी हमने 189 से 141 आईपीसी से, और यहाँ पर देखो बीएनएस की आखिरी धारा है आपके पास कौन सी धारा, 197। और ये क्या बताती है, ये बात करती है राष्ट्रीय अखंडता की। किसकी बात कर रही है? ठीक है, तो हम लोगों ने बात करी बीएनएस की। बच्चों अगर हम लोग बात करें धारा 197 की, तो ये किसकी बात करता है, ये बात करता है राष्ट्रीय अखंडता पर, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, लांछन लगाना। ठीक है, मतलब कि आप जो है क्या कर रहे हो, इसमें कहा गया कि या तो आप बोलकर, या तो आप बोलकर या आप लिखकर दोस्तों, ठीक है, या फिर शब्दों द्वारा, ठीक है, या फिर आप जो है संकेतों द्वारा, या जो है दृश्य रूपेण, ठीक है, दृश्य रूपेण कोई नाटक वगैरह के माध्यम से। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आप ऐसा कृत्य कर रहे हो, चाहे वो बोल कर रहे हो, चाहे जो है आप लिख कर रहे हो, चाहे शब्दों के द्वारा कर रहे हो, चाहे किसी नाटक वगैरह के माध्यम से कर रहे हो, आप ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे लोगों में जो है ये भावना उत्पन्न हो। जैसे आप किसी को भड़का रहे हो, आप कह रहे हो कि भैया जो है तुम जो है देश में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारे समुदाय को कोई पूछ नहीं रहा है, तुम्हारे अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उनको क्या कर रहे हो, भड़का रहे हो, जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है उस पर क्या पड़ रहा है, प्रतिकूल प्रभाव दोस्तों पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे क्या बनाया गया है, हमारे बीएनएस में अपराध बनाया गया है धारा 153 बी के अंतर्गत। क्लियर है, जो कि 153 बी हमारी कहाँ थी, आईपीसी थी। अभी जो है हमारे बीएनएस में कौन सा सेक्शन के रूप में परिवर्तित हो गई है ये, तो ये जो है हमारी 197 धारा 197 के रूप में क्या करी है बेटा, परिवर्तित हो गई है। अगर इसके लिए हम जो है दंड के प्रावधानों की बात करें कि इसके लिए क्या पनिशमेंट दोस्तों दिया जाएगा, दंड क्या दिया जाएगा, इसके लिए पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, तो इसके लिए जो है 3 वर्ष तक की सजा, 3 वर्ष तक का क्या दिया जा सकता है दोस्तों, कारावास दिया जा सकता है। 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है, और साथ ही क्या किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। 3 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। इस पूरे के पूरे क्लास में दोस्तों, इस पूरे के पूरे इस क्लास में आज हमारा जो मोटिव था वो ये था कि आपको समझा सके कि विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, बलवा क्या होता है, दंगा क्या होता है, और इन तीनों में क्या अंतर होता है। जो गलतियां सामान्य लोग करते हैं वो गलतियां आप ना करो। आप इस चीज के प्रति पूरे तरीके से जागरूक हो जाएं कि कानून में शब्दों का ही खेल है। शब्द बदल जाता है तो सजा बदल जाती है, शब्द बदल जाता है तो अर्थ बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी जो है मुझे लगता है कि मैं इस बात को आपके बताने में सक्षम रहा हूं कि आप अच्छे तरीके से इनमें अंतर स्पष्ट कर सके। और उत्कर्ष परिवार इस दीपावली दोस्तों आपके लिए लेकर के आया है एक त्योहारों पर आपके लिए जो है उत्कर्ष परिवार दोस्तों उपहार लेकर के आया है। इस दिवाली जो है उत्कर्ष परिवार आपको दे रहा है ट्रिपल धमाका ऑफर। ट्रिपल धमाका ऑफर का मतलब कैसे सर? तो 90% तक ऑनलाइन कोर्सेज अगर आप परचेज करते हो तो 90% तक की आपको छूट दी जा रही है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है आपको 3 महीने तक की। और जो है दोस्तों अगर आप क्लासरूम कोर्स खरीदते हैं, लाइव जो है क्लासरूम कोर्स खरीदते हैं, तो उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस जो है दोस्तों फ्री मिलने वाली हैं। इसके साथ आप देखिए कि अभी तक जो ये ऑफर था
हम बात कर रहे हैं कि ये जो ऑफर जो आपको अभी मैंने आपको दिखाया तो सिर्फ आपको किसके लिए था, क्लासेस के लिए हो रहा था। यहां पर आप देखेंगे तो आपको जो है टेस्ट सीरीज, अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं उत्कर्ष परिवार की, तो ऐसे में आपको 90% तक का दोस्तों क्या मिल सकता है, डिस्काउंट मिल सकता है। तो उत्कर्ष परिवार आपके लिए लाया है त्योहारों का उपहार। और अगर आप जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी ऑनलाइन बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो एक सुनहरा मौका है आपके लिए ये करने का। तो आज का जो हमारा जो मोटिव था क्लास का, इन चीज़ों को, इन शब्दों को आपको समझाने का, बहुत ही आसान भाषा में मैंने प्रयास किया कि आप इन चीज़ों को समझ पाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के सेशन में 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक। मेरे साथ निरंतर ये क्लास आपकी चल रही है। 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में कानून से जुड़ी हुई बातें हम लोग करते हैं। अभी जो है बीएनएस और आईपीसी की हम लोग बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जब ये कारवां दोस्तों आगे बढ़ता जाएगा तो हम लोग माइनर एक्ट्स की बात करेंगे, जो हमारे छोटे छोटे अधिनियम हैं उनके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक जो है पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपने त्योहारों को एंजॉय करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।